Hi friends, I'm back with a new chapter, Time of Supply. Okay, हमने लास्ट लेक्चर में टाइम ऑफ सप्लाई का सिर्फ एक लिटिल अंडरस्टैंडिंग लिया था, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग लिया था कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। आज हम डेप्थ में जाएंगे। आई होप विथ मी। पहले समझो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। बस टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब इस टाइम पे सप्लाई हो गया है, और अगर सप्लाई हो गया है तो आपको डिपार्टमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। गेट योर पॉइंट। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है कि आज प्रॉब्लम क्या है। आपने टैक्सेबल इवेंट क्या बोला है? सप्लाई। आपने टैक्सेबल इवेंट क्या बोला है? सप्लाई। आपने चार्ज करने को बोला है सी और एस जब इंट्रा है, आई चार्ज करने को बोला है जब इंटर है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आई होप विथ मी। तो बेसिकली आपने बोला सप्लाई है तो टैक्स लगेगा, इंट्रा है तो ड्वेल लगेगा, इंटर है आई लगेगा। पर फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर मैं आपको पे कब करूं? व्हेन शुड आई पे यू? हमें क्लियर? तो ये टाइम ऑफ सप्लाई हमको बताएगा कि ओके इस टाइम पे हम सप्लाई मान लेंगे डीम्ड। नॉर्मली आई टेल यू, नॉर्मली दिमाग में क्या आता है। सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं थोड़ा सा समझिए अपन हाउ थिंग्स वर्क। अगर एक लेमैन से पूछे जिसको सीए के बारे में आइडिया नहीं, जिसको जीएसटी के बारे में आइडिया नहीं है, और उसको मैं जनरल क्वेश्चन बोलूं कि आप कब मानोगे कि टाइम ऑफ सप्लाई मतलब डिपार्टमेंट को आपको टैक्स पे करना है, कब मानोगे? तो कोई बोलेगा जब आपका सप्लाई हो गया हो, मतलब जब आपने सप्लाई कर दिया हो। कोई बोलेगा आपने जब सप्लाई का क्या बना दिया होगा, इनवॉइस बना दिया होगा। कोई बोलेगा जब आपको पेमेंट मिल गया होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आई होप विथ मी। ये दो तीन चीज पर डिस्कशन चलता रहेगा। कोई बोलेगा सप्लाई हो गया। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो अगर मैं एक्स लोकेशन में, सपोज मैं हैदराबाद में लेक्चर देने गई हूं और आज मेरा लेक्चर खत्म हो गया। सपोज आज क्या डेट है? आज 3 जुलाई है और मेरा लेक्चर हो गया तो मैंने सप्लाई कर दिया। अब मैं क्लियर? फिर सपोज मैंने 10 जुलाई को क्या रेज किया? इनवॉइस रेज किया, और मुझे पेमेंट कब आया? 2 अगस्त को आया। अब मैं क्लियर? या चलो और थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा और डेट चेंज कर देते हैं। मैंने 1 अगस्त को इनवॉइस रेज किया और मेरे को 2 सितंबर को पेमेंट आया। सोचो, अलग अलग महीने, जुलाई अगस्त सितंबर। आई होप यू गेटिंग मी। सप्लाई मेरा आज खत्म हुआ, इनवॉइस मैंने अगले महीने की 1 तारीख को इशू किया, उसके अगले महीने मुझे पेमेंट आया है। अब मैं क्या समझू मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? अगर आप ये टाइम ऑफ सप्लाई मानोगे, अगर आप जुलाई टाइम ऑफ सप्लाई मानोगे तो 20th अगस्त विल बी द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अगर आप अगस्त सप्लाई मानोगे तो 20th सितंबर विल बी द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अगर आप सितंबर मान लोगे तो 20th अक्टूबर विल बी द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरे को टाइम ऑफ सप्लाई मालूम नहीं है, तो अगर मैंने ये गलत निकाला तो मेरा ड्यू डेट गलत निकलेगा। अगर मैंने ये टाइम ऑफ सप्लाई अगर गलत निकला मेरा, तो मेरा ड्यू डेट गलत निकलेगा। अगर मेरा ड्यू डेट गलत निकलेगा, मतलब अज्यूम करो, जस्ट अज्यूम करो, मैंने कुछ प्रोविजन पढ़ा ही नहीं है। अज्यूम करो कि मेरा अगस्त ड्यू डेट था और मुझे टाइम ऑफ सप्लाई समझा नहीं, और मैं सितंबर मान के चल रही हूँ, तो मैं सितंबर को पे कर रही हूँ। पे मुझे 20 अगस्त को करना चाहिए था, मैंने पे 20 सितंबर को किया। मतलब इन शॉर्ट मैंने 21 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक का डिले किया, जिससे मुझे 18% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? और इंटरेस्ट आप रेसिपेंट से नहीं मांग सकते, सामने वाले ने तो आपको टैक्स दे दिया था। सप्लायर की जिम्मेदारी है टैक्स भरने की। सप्लायर डिले करेगा, सप्लायर इंटरेस्ट भरेगा। बॉस, जीएसटी में सप्लायर हु इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। GST means supplier who is liable to pay tax to the government. So if supplier is not paying tax on the time, supplier is liable to pay the interest. He cannot recover the interest from the recipient. Recipient क्या बोलेगा? मैंने तो आपको दे दिया था, आपकी प्रॉब्लम है, आपने क्यों नहीं भरा? Getting my point? Am I very clear? In short, what I am trying to say कि बॉस टाइम और सप्लाई गलत निकला तो ड्यू डेट गलत, और ड्यू डेट गलत तो इंटरेस्ट लग जाएगा। तो अब लोगों के दिमाग में क्या आता है? सप्लाई है, सप्लाई वाला दिन ले कि इनवॉइस वाला दिन ले कि पेमेंट वाला दिन ले। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एम आई क्लियर? इसीलिए हमें ये सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 12 डील्स विथ
time of supply of goods, time of supply of goods, and section 13 deals with time of supply of services. Getting my point? एक गुड्स में डील करता है, एक सर्विसेज में डील करता है. फिर आगे हमको ये भी पता है दोनों के केस में एफसीएम भी लगता है, दोनों के केस में आरसीएम भी लगता है. तो एफसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई अलग है, आरसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई अलग है. Am I clear? I hope you're with me. Sure. Can I go ahead? So let's come back. Before understanding section 12 and section 13, before understanding section 12 and section 13, मुझे आपको उसके पहले इनवॉइस का नॉलेज देना पड़ेगा कि इनवॉइस कब इशू होता है. इनवॉइस कब इशू होता है? क्योंकि बॉस मेरा टाइम ऑफ सप्लाई डिपेंड्स अपॉन इनवॉइस एंड पेमेंट. मेरा टाइम ऑफ सप्लाई किस पर डिपेंड करता है? इनवॉइस पे भी डिपेंड करता है, पेमेंट पे भी डिपेंड करता है. हम जब प्रोविजन पढ़ेंगे मैं आपको लॉजिक समझा दूंगी. Am I clear? But before that I should be knowing कि हम कौन से इनवॉइस कब इशू होना चाहिए. इनवॉइस कब इशू होना चाहिए? वन, इनवॉइस कब इशू होगा गुड्स के केस में, इनवॉइस कब इशू होना चाहिए सर्विसेज के केस में. Am I very clear? Am I clear? So let's understand. सेक्शन 31 ये हमारा एक चैप्टर भी है. वी हैव अ चैप्टर इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट. वी हैव अ चैप्टर. इसके बाद नहीं लूंगी, इस चैप्टर के बाद मैं एग्जामिनेशन चालू करने वाली हूँ. वेरी बिग चैप्टर एंड एन इंपॉर्टेंट चैप्टर. एंड देन आई स्टार्ट विद आईटीसी एंड देन आई गो विद दैट चैप्टर. मैं क्लियर? आई होप विद मी. तो बेसिकली हम एक चैप्टर पूरा पढ़ने वाले हैं जो सेक्शन 31, 32, 33 एंड 34 डील करता है. और 31 में बात ही किसकी करता है? इनवॉइस की. तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस. टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स. पहले मैं गुड्स का पढ़ा रही हूं, फिर मैं सर्विसेज का पढ़ाऊंगी. आई होप विथ मी. चलो, सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 टैक्स इनवॉइस. A registered person supplying taxable goods shall issue a tax invoice first. Situation दी है where the supply involves movement of goods. समझाती हूँ क्या है. And in any other case that is no movement. So बॉस movement का मतलब समझो. See, आज ये मेरी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के बाहर मूवमेंट होता है, उसकी मूवमेंट तो हमेशा ही होगा, पर यहाँ मूवमेंट का मतलब समझो. एक होता है where supply involves movement of goods. समझना. तो यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, डोंट वरी. हम टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइसेस बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स वन, और जब मूवमेंट नहीं है बिफोर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स. समझना, एग्जाम्पल समझना. ये मेरा फैक्ट्री का गेट है, फैक्ट्री गेट है ये मेरा. अब गेट जैसा तो दिख नहीं रहा है. हाँ, आप दिख रहा है. ये मेरा फैक्ट्री का गेट है. गेटिंग माय पॉइंट? एम आई क्लियर? अब बस आप बोलोगे मैम मूवमेंट तो होना ही है, आपकी फैक्ट्री से सामने वाले की दुकान पे जाएगा. बस वो मूवमेंट की बात नहीं चल रही है. अगर मैंने मेरे फैक्ट्री गेट पे डिलीवरी दे दी, डिलीवरी इज गिवन, डिलीवरी क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन ओवर हियर. समझना. Is delivery given over here? Delivery given at the factory gate. Delivery given at factory gate. I hope you're with me. What do you mean by delivery? Ownership. Ownership. अगर ownership क्या यहां दे दी? Yes or no? Yes or no? हो सकता है दोनों चीज पॉसिबल है ना. सिर्फ वो तो डिपेंड करता है डील क्या है. अगर डील ये है कि इस मेरे फैक्ट्री पे ही गेट पे ओनरशिप दे दी मैंने, तो इसके बाद आग लगे जो लगे वो कस्टमर की जिम्मेदारी. रिस्क and rewards are transferred. The moment you transfer the delivery, the moment you transfer the ownership, risk and reward transfer हो जाते हैं. ये हमारा बेसिक से हमको पढ़ा हुआ है हमारा ये. और अगर डिलीवरी नहीं दी है, अगर ओनरशिप नहीं दी है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होते हैं. आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू.
आप समझ रहे हो, अगर डिलीवरी हो गई है, यस, तो डिलीवरी के पहले टाइम पे या उसके पहले, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और बिफोर इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए। Am I clear? दूसरा समझना, डिलीवरी नहीं दी है, ओनरशिप नहीं दिया, मतलब इसको माना जाएगा कि मेरे फैक्ट्री से माल क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। इसे बोला, देखो क्या लिखा है, व्हेन द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब यहां से जब मेरी फैक्ट्री से माल निकल रहा है, जब डिलीवरी नहीं दी गई है, तो मैं इसको बोलूंगी कि मूवमेंट इज देयर, मूवमेंट इज देयर। मतलब सिंपल लॉजिक अगर मुझसे पूछो, सिंपल अंडरस्टैंडिंग ले, अगर फैक्ट्री गेट पे ओनरशिप नहीं दी है मतलब रिमूवल हो रहा है, और फैक्ट्री गेट पे ओनरशिप दे दी है मतलब ओनरशिप चली गई, इसको क्या आ जाएगा, रिमूवल हो रहा है। व्हेन ओनरशिप इज नॉट गिवन, व्हेन ओनरशिप इज नॉट गिवन, तो उसको मूवमेंट कहा जाएगा मेरे एंड से, और मेरे एंड से जब मूवमेंट कहा जाएगा तो मेरे यहां से माल निकल रहा है, रिमूव हो रहा है। तो क्या बोला गया है, व्हेन सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, तो आपको कब इनवॉइस रेज करना चाहिए, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रिसिपेंट। Am I clear? और यहाँ क्या बोला, इन एनी अदर केस दैट इज नो मूवमेंट, पूरा मूवमेंट है या मूवमेंट नहीं है, डिपेंड किस पे करता है, डिलीवरी के ऊपर। अगर डिलीवरी है तो नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, मेरा काम ही नहीं है कुछ भी, सिर्फ फिजिकल मूवमेंट की बात नहीं चल रही है, बंदा रिसिपेंट भी तो माल लेके जाएगा, उसको नहीं कंसिडर कर रहे। यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहे हैं, अगर मैंने ओनरशिप दे दी तो मूवमेंट खत्म, नो मूवमेंट, मेरे एंड से काम खत्म हो गया है। पर अगर मैंने ओनरशिप नहीं दी है तो मूवमेंट है, और मैं उसको फिर रिमूवल बोलूंगी कि मेरे गेट से माल रिमूव हो रहा है। और यहाँ जब ऑलरेडी डिलीवरी हो चुकी है तो रिमूवल नहीं माना जाएगा, मेरा तो काम ही खत्म हो चुका है। समझा कि नहीं समझा? समझा? बस ये पॉइंट समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? आर यू पीपल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर? तो इन शॉर्ट बेसिकली इनका क्या करना है, विल सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, विल सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट, मूवमेंट मतलब ओनरशिप इज नॉट गिवन, तो ओनरशिप नहीं की मतलब फिर रिमूवल है। और अगर व्हेन देयर इज नो मूवमेंट मतलब माय रोल इज ओवर, माय रोल इज ओवर मतलब मैंने क्या दे दिया, गुड्स की डिलीवरी दे दी है। सी सिंपल है, जब मेरे गेट से जब माल निकलेगा या तो माल मेरा होगा या माल कस्टमर का हो चुका होगा। अगर मेरे गेट से जब माल निकल रहा है तो या तो माल मेरा है या तो माल कस्टमर को हो चुका है। अगर माल मेरा है और अगर मेरी फैक्ट्री से निकल रहा है तो उसको रिमूवल बोला जाएगा, और अगर माल सामने वाले का हो चुका मतलब डिलीवरी हो चुकी है। Am I clear? Either I have given the delivery or I have not given the delivery. Delivery का मतलब ownership. डिलीवरी का मतलब क्या होता है, ओनरशिप। आइदर आई हैव गिवन द डिलीवरी और आई हैव नॉट गिवन द डिलीवरी। तो अगर डिलीवरी नहीं है तो इट इज रिमूवल। तो दो ही चीज होगा, या तो रिमूवल होगा या तो डिलीवरी होगी। या तो अगर इसका सिंपल चार्ट बनाने की कोशिश करें, देयर ओनली टू थिंग्स एट फैक्ट्री गेट। लेट मी सी क्या चार्ट बनता है एट फैक्ट्री गेट। आइदर इट इज रिमूवल or it is delivery. Either it is removal or it is delivery. Removal means ownership not transferred. And यहाँ पे ownership is transferred. Am I clear? Are you with me? तो अगर ओनरशिप नहीं है मतलब रिमूवल है, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे मूवमेंट विल बी देयर, मूवमेंट इज देयर, एंड यहाँ पे नो मूवमेंट, मेरा कोई रोल ही नहीं है, मेरा कोई रोल ही नहीं। भले सिंपल सी मूवमेंट का अगेन मतलब समझा, मूवमेंट का मतलब फिजिकली माल पहुंचाने की बात नहीं चल रही है, मूवमेंट मतलब मेरा रोल खत्म हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? एम आई वेरी क्लियर? सिंपल, आपके गेट से जब माल निकल रहा है, माल आपका है या माल आपका नहीं है। अगर माल आपका है तो उसको रिमूवल बोलेंगे, और माल आपका नहीं है सामने वाले का हो गया तो उसको डिलीवरी बोलेंगे।
और दोनों के केस में रिमूवल के टाइम पे या उसके पहले इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए। यहाँ पे डिलीवरी के टाइम पे या उसके पहले इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट फैक्ट्री गेट से निकलते वक्त इनवॉइस साथ में होना चाहिए। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? पक्का आंसर करो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? रिमूवल एंड डिलीवरी का मतलब समझा? ये एक बार कॉपी कर लो, ये चार्ट कॉपी कर लो, याद रहने के लिए इजी होगा। सी अगेन करें, मूवमेंट का मतलब ये नहीं है फिजिकल मूवमेंट। आज डिलीवरी जब चली भी जाती है तो भी फैक्ट्री से तो माल निकलता ही है, वो मूवमेंट नहीं बोला गया है। और हो सकता हो कि मैंने ओनरशिप दे भी दी हो, पर बंदे ने बोला आप मेरे घर भिजवाओ, तो दैट डज नॉट मैटर कि मैं भिजवाऊं कि वो आके लेके जाए, दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर इज ओनरशिप ट्रांसफर और नॉट। ओनरशिप ट्रांसफर, नो मूवमेंट, नॉट ट्रांसफर, मूवमेंट विल बी देयर। मैं कह कॉपी कॉपी करो, बाद में याद नहीं रहेगा। आगे बढ़ू? इज दिस क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑल डन? चलो, तो क्या लिखा है? लेट मी रब दिस, आई हैव अ हैबिट ऑफ स्क्रॉलिंग अ लॉट। ओके, क्या बोला है? where the supply involve movement of goods, when you have to issue the invoice at the time movement है, मतलब ownership नहीं दी है तो रिमूवल हुआ है, before or the time of removal of goods, and in any other case where movement of goods is not there, that means before and time of delivery of goods. Am I clear? Provided that government may on the recommendation of GST council by notification specify the categories of goods or supplies in respect of which tax invoice shall be issued within such time and such manner as may be prescribed. ये वाला पॉइंट क्या होता है पता है? हमेशा आप कोई भी सेक्शन देखोगे, कोई भी प्रोविजन देखोगे ना, हर बार गवर्नमेंट अपने हाथ में कुछ ना कुछ कंट्रोल रखती है। अब गवर्नमेंट रिजिड लॉज नहीं बना सकती कि ये ए और बी ही रहेगा, तो गवर्नमेंट को लगता है किसी केस में अगर उनको बताना है कि इसका इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए, कैसे इशू हो जाना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने वो पावर्स अपने हाथ में रखे हैं। क्लियर? कैन आई गो एंड? पक्का आगे बढ़ू? ये हमारा 31 सबसेक्शन 1 हो रहा है, विच इज टॉकिंग अबाउट इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स, और गुड्स में भी अभी आगे बढ़ते हैं। 31 सबसेक्शन 4 पढ़ने जा रहे हैं, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो तुम यहां लिख दो 31(1) के अंदर वन टाइम सप्लाई ऑफ गुड्स। समझना यार, बहुत सिंपल बात है। आप दुकान में गए, ये पेन खरीदा, बस तो दुकानदार क्या देगा आपको? पेन दे दिया ना, मतलब ओनरशिप दे दी ना, मतलब डिलीवरी हो गई ना, तो दुकान से निकलने के टाइम पे दुकानदार आपको इनवॉइस रेज करेगा। माइक लो, वन टाइम सप्लाई है, बात खत्म। वन टाइम सप्लाई, बात खत्म। क्या बार बार थोड़ी वो आपको घर में पेन आके देगा? नहीं, हमारे तो एक ही बार की बात हुई थी, मुझे पेन चाहिए तो कहानी खत्म हो गई। माइक लो, बट at times you have continuous supply of goods also यार। सपोज आज मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और मेरा ऐसे बिल्डिंग बन रही है और मुझे बार बार माल लगने वाला है, तो सामने वाले को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ना कि भैया तुम मुझे माल भिजवाते रहना, तो मुझे क्या करना, माल भिजवाते रहना। गेटिंग माई पॉइंट नॉट? तो इसको क्या कहा जाता है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। इसको क्या कहा जाता है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। माल आ रहा है, इनवॉइस आ रहा है, मैं पेमेंट भी करती जा रही हूँ, फिर माल आते जा रहा है, इनवॉइस भी आते जा रहा है, एक तरीके से हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो पहले कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है? 31 सबसेक्शन 4 पढ़ रहे हैं। 31(1) is one time supply of goods. 31(4) is continuous supply of goods. Continuous supply of goods क्या बोलता है? Means the supply of goods
which is provided or agreed to be provided continuously or on recurrent basis under a contract, whether or not by means of wire, cable, pipeline, or other conduit, or for whether supplier or and for which supplier invoices the recipient on regular और पीरियोडिक बेसिस, जहां पे सप्लायर रेसिपिएंट को इनवॉइस बीच बीच में देता रहता है. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ये बहुत कॉमन है, बिजनेस में बहुत कॉमन है यार. आज मुझे माल लगता है तो मैं रोज थोड़ी ऑर्डर दूंगी बंदे को यार, उसका मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होकर रखा है कि भैया तुम माल भिजवाते रहना. इसे क्या कहा जाता है? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स. अब ऊपर पढ़ते हैं. कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या होता है मैं बताती हूँ. सप्लाई इनवॉइस भी देता रहता है, रेसिपिएंट पेमेंट भी करता रहता है. तो वह सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व, मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स भी होते हैं, बहुत सारे पेमेंट भी होता रहता है. द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड और एज अ केस व्हेन ईच सच पेमेंट इज रिसीव्ड. समझना क्या बोल रहे हैं, इनका यहाँ कहना है इनवॉइस कब इशू होगा? आपने जब अकाउंट्स भेजे, क्या होता है सप्लायर क्या करता है, अकाउंट्स भेज देता है कि भैया इस महीने में मैंने आपको इतना माल भेजा है, तो इस महीने की अगली 2 तारीख को मैं आपको हिसाब भेज दूंगा. अकाउंट्स अकाउंट्स भेजो, तो अकाउंट्स पहले भेज दो तो तब इनवॉइस बना दो. या हो सकता है सामने वाले ने क्या बोला, मैं ₹1,00,000 भिजवा रहा हूं आपको, रख ले, एडवांस रख ले, तो पेमेंट आ गया तो इनवॉइस बना दो. मतलब विच एवर इज अर्लियर. ये हम डेप्थ में पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल भी है बट नॉट इन दिस चैप्टर, बिकॉज मेरा यहाँ टारगेट आपको टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ाने का है. एम आई क्लियर? तो बेसिकली मैं से आपको इनवॉइस कब इशू होता है वो बताने वाली हूँ. तो यहाँ पे अब हम किसकी बात कर रहे हैं? इनवॉइस 31(1) एंड 31(4). 31(1) talks about one time supply of goods. 31(4) talks about continuous supply of goods. तो 31(4) क्या बोलता है, क्या लिखा है? The invoice shall be issued before or at the time each such statement is issued or as the case may be each such payment is received. आपने स्टेटमेंट दिया तो इनवॉइस बना के दे दो. आपके स्टेटमेंट की पहले पेमेंट आ गया तो जितना पेमेंट आया उतने का इनवॉइस बना के दे दो. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एम आई क्लियर? आई होप विथ मी. एम आई क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक? जवाब दो जल्दी. ओके, नाउ वी नो. सी, हमें पता है इनवॉइस कब रेज होता है इन केस ऑफ गुड्स की बात की. अब हम आते हैं किसमें? सेक्शन 12 पे. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 12. स्लोली चलेंगे, आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम ऑफ सप्लाई पे क्वेश्चन आता है. थोड़े कम चांसेस होते हैं सीए फाइनल्स में पूछने के लिए, क्योंकि सीए फाइनल्स के लिए टॉपिक बहुत इजी हो गया है. एम आई क्लियर? एंड सीए फाइनल्स में फिर और सिलेबस भी है, कस्टम्स भी है, तो सीए फाइनल में थोड़े कम चांसेस है, मोर चांसेस इन सीए इंटर. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12. Section 12 subsection 1. The liability to pay tax on goods shall arise at the time of supply. In terms of section 12 subsection 1, the liability to pay GST on the supply of goods shall arise at the time of supply as determined in accordance with the provision of this section. 12 subsection 1 ने as such कुछ भी नहीं बताया. 12 subsection 1 बोलता है liability to pay tax on goods. Liability to pay tax on goods will be determined as per the provision of this section. मतलब 12(1) बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई पता चलेगा तो लाइबिलिटी पता चलेगी ना. हाँ या ना? टाइम ऑफ सप्लाई इज 3rd जुलाई. आंसर करो. इफ टाइम ऑफ सप्लाई इज 3rd जुलाई, व्हेन इज माई लाइबिलिटी टू पे टैक्स? जवाब दो जल्दी. अगर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई 3rd जुलाई आया है, when am I liable to pay the duty? Answer fast. If my time of supply is 3rd July, when am I liable to pay the duty? Answer. एक ही बच्चा जवाब देता है, ऐसा क्यों? तो बाकी कॉपी करते हैं. Not good. Correct? Right? जुलाई मंथ का 3rd जुलाई भी छोड़ दो,
1 जुलाई से 31 जुलाई तक जो भी इस पूरे महीने में जो भी टाइम सप्लाई हो, उन सबके लिए मेरा ड्यू डेट वुड बी 20th अगस्त, राइट? एम आई क्लियर? आप ऐसे बोलोगे 3 जुलाई का पेमेंट कर दो, फिर 4 जुलाई का पेमेंट कर दो, फिर पेमेंट ही करते रहूंगी, बिजनेस कब करूं? तो जुलाई मंथ, फुल जुलाई मंथ इज टाइम ऑफ सप्लाई। जुलाई मंथ में जो भी आपका टाइम ऑफ सप्लाई है, उन सबका पेमेंट आपको 20 अगस्त को करना है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? कैन आई गो हेड? राइट? तो नाउ बेसिकली ये मेरी पेमेंट की लायबिलिटी डिटरमाइन करता है, राइट? तो नाउ लेट्स कम टू 12 सबसेक्शन 2। बॉस 12 में टाइम लगेगा, 13 में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कॉपी होने वाला है। Am I clear? 12 subsection 2. Time of supply of goods in case of supplies with in respect of which tax is paid or liable to be paid on forward charge mechanism. मतलब who is going to pay tax? सप्लायर जब टैक्स पे करने वाला है इन केस ऑफ गुड्स, तो 12(2) लगेगा। क्या बोला है समझना? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शुड बी द अर्लियर ऑफ 2 dates। समझना द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, आई होप विथ मी, और द लास्ट डेट on which he is required to issue the invoice in respect to which supply in terms of section 31 to extent the invoice cover supply the goods, and the date on which supplier receives the payment whichever is earlier। 3 dates दिए, इसको थर्ड लिखो, छुप गया, अंदर चला गया। 3 dates दिए, समझना। पहले मैं बताती हूँ तुमको क्या हो क्या रहा है। सिंपल, इनका लॉजिक क्या है? मैं पहले बताती हूँ। जब जीएसटी के भी पहले की बात करते हैं, इट वाज ऑन पेमेंट बेसिस। पेमेंट बेसिस का मतलब था, समझना, थोड़ा हिस्ट्री दे रही हूँ तुम्हें, पूरा मतलब बैकग्राउंड दे रही हूँ। टाइम ऑफ सप्लाई पहले किस पे डिपेंड करता था? पेमेंट बेसिस पे। पेमेंट बेसिस का मतलब सप्लायर, रेसिपेंट, और जब रेसिपेंट सप्लायर को क्या कर देगा? पेमेंट कर देगा। सपोज सप्लायर ने 1 जनवरी 2020 को माल दिया, रेसिपेंट ने 3 जुलाई 2020 को पेमेंट किया, 3 जुलाई 2020 को पेमेंट किया, तो 3 जुलाई क्या माना जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि तब रेसिपेंट क्या देगा? 1 लाख भी देगा, 18,000 भी देगा, टोटल 1,18,000 देगा। तो 3 जुलाई अगर टाइम सप्लाई है तो 20 अगस्त वुड बी द ड्यू डेट। ये पहले ऐसा था पेमेंट बेसिस पे कि भैया जब सप्लायर को पैसा मिल जाएगा तब टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अब इसमें चोरी, रेसिपेंट और सप्लायर फिर कैश डीलिंग कर लेंगे। सप्लायर बोल देगा कि भैया मैंने माल दिया तो था और वो मेरा डेटर बना भी था, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं तो उसको बेड डेट्स में डाल रहा हूँ, और कहानी खत्म कर दी। दो उसको अंडर द टेबल पैसा मिल चुका है ऑलरेडी। रेसिपेंट को माल मिल गया, सप्लायर को पैसा मिल गया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एम आई क्लियर? एंड ऑफ द डे किसका नुकसान हो रहा था? डिपार्टमेंट का नुकसान हो रहा था कि तुम तो पेमेंट दिखा ही नहीं रहे हो, तुम तो बेड डेट्स करके खत्म कर रहे हो। एम आई क्लियर? तो ये काट दिया, गलत, ये नहीं मानेंगे हम। तो उन्होंने फिर दूसरी चीज निकाली। उन्होंने बोला बहुत सिंपल, डेट ऑफ इनवॉइस। समझना, ये इसके बाद ये वाला भी प्रोविजन नहीं है, इसके बाद जो अब प्रोविजन वो है, ये फर्स्ट हिस्ट्री है, ये सेकेंड हिस्ट्री है, और थर्ड हमारा रियल है। डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। इन्होंने बोला कि ठीक है, नहीं भैया हमको नहीं, तुम तो पैसे दिखाते ही नहीं हो, तो हम तो भूल जाएंगे, हमने उसको डिलीट मार दिया। हमने बोला डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। Am I clear? अब पब्लिक और स्मार्ट, समझना स्मार्टनेस कैसे? सप्लायर टू रेसिपेंट, रेसिपेंट ने सप्लायर को बोला भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं है, इनवॉइस इशू मत कर, क्योंकि अगर तूने इनवॉइस इशू कर दिया ना
तूने अगर इनवॉइस क्या कर दिया, इश्यू कर दिया, तो डेट ऑफ इनवॉइस आ जाएगा और फिर तेरा ड्यू डेट आ जाएगा, तेरा टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, फिर तेरा ड्यू डेट आ जाएगा, तो तेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देख काम कर, तू अभी इनवॉइस रेज मत कर, जब मैं रेज करने को बोलूंगा तब रेज करना। मतलब ये दोनों के बीच मांडवली अरेंजमेंट हो गया। हमें बेसिकली बेसिक इनका ये करने का लॉजिक क्या था, ड्यू और रिसीव whichever is earlier। पहले रिसीव ही था, रिसीव बेसिस पे कि आ गया तो दे दो। अब उनका क्या कहना है, आया या नहीं आया, ड्यू हो गया। इनवॉइस रेज करने का मतलब यू हैव द राइट टू आस्क फॉर मनी, यस और नो। पहले रिसीव बेसिस पे था कि जब सप्लायर को पैसा मिलेगा तो सप्लायर टैक्स भरेगा, पहले वो था। फिर उनका कहना नहीं नहीं भैया यहां तो तुम चोरी करने लग गए हो, तो हमने क्या बोला, ड्यू और रिसीव विचएवर इज अर्लियर, मतलब आपको अक्रू हो गया है, आपको राइट मिल गया पैसे मांगने का वो, और आपको पैसा मिले विचएवर इज अर्लियर। हमको मतलब नहीं है कि आपको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको मिलने का राइट तो मिल चुका है ना, हमको हमारा पैसा दे दो। हमें तो इसमें भी लोगों ने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चालू कर दी कि अब भी इनवॉइस रेज मत कर, जब मैं बोलूंगा तभी इनवॉइस रेज करना। तो इसके लिए फिर इनको अब प्रोविजन लाना पड़ा। इन्होंने प्रोविजन क्या लेके आया, डेट ऑफ इनवॉइस, सेकेंड लास्ट डेट ऑफ रेजिंग इनवॉइस and date of payment whichever is earlier। समझना ये क्यों डाला, ये डालना पड़ा। लोगों ने क्या किया, अपन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कर ली। इनका कहना है बॉस तुम्हारी तुम मत रेस करो ना, मत करो ना करो। सपोज 3 जुलाई को मेरी फैक्ट्री से माल रिमूव हुआ है, 3 जुलाई को मेरी फैक्ट्री से माल क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। अब भी हमने सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 पढ़ा कि फैक्ट्री से जब माल रिमूव होता है उस टाइम या उसके पहले इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए। मतलब 3 जुलाई इज द लास्ट डेट ऑफ रेजिंग द इनवॉइस। 3 जुलाई इज द लास्ट डेट ऑफ रेजिंग द इनवॉइस। अब रेज करो या रेज मत करो, इट डज नॉट मैटर टू मी एट ऑल। मेरे पास एक डेट आ गई है, विच एवर इज अर्लियर बोला है ना, तो मुझे ये 2 डेट सब तो मतलब ही नहीं, मेरे को एक डेट मिल गई है। हाँ अगर आप ये बोलते हो कि ये डेट 10 अगस्त है और ये डेट 1 अगस्त है, तो ठीक है ना, मेरे लिए फिर क्या हो जाएगा 3 जुलाई, मेरे लिए क्या हो जाएगा 3 जुलाई। गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझा कि नहीं समझा, जल्दी बताओ ये समझा कि नहीं समझा। ये लास्ट डेट ऑफ रेजिंग द इनवॉइस का प्रोविजन क्यों डालना पड़ा उनको, हाँ या ना? ये लास्ट डेट ऑफ रेजिंग द इनवॉइस का प्रोविजन क्यों डालना पड़ा? पीपल बिकेम स्मार्ट। लोगों ने बोला इनवॉइस एंड पेमेंट ना, तू इनवॉइस मत दे, मैं पेमेंट नहीं करता हूं, बैठे रहने दो दोनों को, डिपार्टमेंट को रहने दो। अरे यार तुम अपने अंडरस्टैंडिंग से इनवॉइस रेज कर रहे हो, नहीं चलेगा यार, डिपार्टमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, ये डिपार्टमेंट का रेवेन्यू है। तो इनका कहना है, डिपार्टमेंट नया प्रोविजन लिखा है, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ रेजिंग द इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब आगे डेट ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। मुझे बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं, 12 सबसेक्शन 2 पढ़ रहे हैं। वो किसकी बात कर रहा है, एफसीएम की बात कर रहा है। एफसीएम में कौन टैक्स पे करता है, सप्लायर पे करता है। तो यहाँ पे पेमेंट हम किसके नजरिए से देखेंगे, जो टैक्स भरेगा। तो पेमेंट का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, the date on which supplier receives the payment क्या लिखा है, the date on which supplier receives the payment means the date on which payment is entered in the books of accounts or the date on which payment is credited in the bank account whichever is earlier। समझना क्या डेट मानी जाएगी, सप्लायर के बुक्स में एंट्री या सप्लायर के बैंक में। मुझे बताओ पैसा क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, जल्दी बताओ। सप्लायर के बैंक में पैसा क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, जवाब दो, जल्दी 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 जवाब दो। सप्लायर के बैंक में पैसा क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा,
उसको पैसा मिल रहा है, और बैंक में पैसा जाना इस गेटिंग माय पॉइंट, और क्रेडिट होता है, गेटिंग माय पॉइंट नॉट, यस और नो। बैंक्स, आई होप विद मी, सप्लाई बैंक की मेरी बुक्स की बात चल रही है, सप्लायर की बुक्स की बात चल रही है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं चल रही है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? बैंक अकाउंट से अगर मैं बात करूं तो बैंक में पैसा क्या होगा? क्रेडिट होगा। एम आई वेरी क्लियर? एम आई क्लियर? यस और नो? बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ, सिंपल, सप्लायर अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, या उसके बैंक में पैसा क्या होगा? क्रेडिट होगा, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। बस जो टैक्स भरेगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक चेक किया जाएगा। सप्लायर अपने बुक्स में एंट्री करेगा, या उसका बैंक में जब पैसा क्या होगा? क्रेडिट होगा, द डेट ऑन बैंक इज क्रेडिटेड। मैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज करती हूँ, जब मेरे खाते में पैसा आ जाएगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यहाँ पर ये बेसिकली किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए? डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब डिपार्टमेंट तो नहीं बोलना चाहिए, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक की बुक्स में मेरा बैलेंस वुड बी क्रेडिट बैलेंस, और मेरी बुक में बैंक का बैलेंस वुड बी डेबिट बैलेंस। एम आई क्लियर? तो जब मुझे पैसा आता है बैंक में, तो बैंक पैसा गया मतलब क्रेडिट हुआ, और खर्चा क्या मतलब बैंक की बुक्स में से डेबिट हुआ। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस और नो? कोई कंफ्यूजन? तो 12(2) क्लियर हुआ? 12(2) क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रही हूं, बस सेक्शन 12 में टाइम लगेगा। एक सेक्शन 12 ढंग से कर लिया ना, 13 वोंट टेक टाइम। ओके, तो क्या लिखा है? 12(2) पढ़ रही हूं। 12(2) में कौन टैक्स भर रहा है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है, एफसीएम लग रहा है। कौन टैक्स पे करेगा? सप्लायर। 3 डेट्स दिए, डेट, एक्चुअल डेट, डेट मतलब एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और द लास्ट डेट व्हेन इनवॉइस कैन बी रेज्ड, और पेमेंट रिसीव्ड बाय द सप्लायर, व्हिचएवर इज अर्लियर। एम आई क्लियर? और जब मैं रिसीव की बात करती हूँ, डेट ऑफ पेमेंट की बात करती हूँ, सप्लायर के बुक्स में एंट्री या सप्लायर के बैंक में जो क्रेडिट हो जाएगा, व्हिचएवर इज अर्लियर। ओके, एक और यहाँ एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? सेकेंड पॉइंट पढ़ रही हूँ, द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस with respect to supply in terms of section 31 to the extent of the invoice covers supply of goods। देखना क्या लिखा है? Significance to the extent of the invoice or payment covers the supply of goods। क्या लिखा है? Suppose a part of the concession is paid in advance or invoice issued for part payment, the time of supply will not cover the full supply. The supply is deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice or part payment। से सिंपल लॉजिक है। आज सपोज मेरी फाइनेंस की बोथ द ग्रुप्स की फीस सपोज 1 लाख रुपए है। अब बच्चा 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं देता है, बच्चा इंस्टॉलमेंट में देता है। सपोज बच्चे ने 20,000 रुपीज दिए, 5 इंस्टॉलमेंट की बात हुई, 20-20 हजार के 5 इंस्टॉलमेंट करना है। तो जब बच्चे ने मुझे 20,000 दिए हैं, तो मैं इनवॉइस कितने का रेस करूंगी? 20,000 का ही रेस करूंगी, और मुझे पेमेंट ऑफ टैक्स कितने का करना है? टू द एक्सटेंड इनवॉइस और टू द एक्सटेंड पेमेंट हुआ है। मैं क्लियर? पूरे 1 लाख पे टैक्स नहीं भरूंगी। सिग्निफिकेंस टू द एक्सटेंड मतलब जितना पेमेंट आया है या जितना गुड्स गया है, मैं क्लियर? उतने तक का ही इनवॉइस रेस होगा, उतने तक का ही मुझे पेमेंट करना है टू द गवर्नमेंट। एम आई क्लियर? क्या लिखा है? एग्जाम्पल देखो, A Limited enters into an agreement with B Limited to supply 100 kg of raw material. However, A Limited supplies only 80 kg of raw material and issues invoice for the same. जितना माल इश्यू किया उतने का इनवॉइस रेज कर दो। Here, the supply would be deemed to have been made in respect of 80 kg of raw material, that is the extent covered by the invoice. Therefore, the provision relating to time of supply will be applicable to supply of only 80 kg of raw material and not the entire 100 kg of raw material. Am I clear? Am I clear? Sure. Can I go ahead? Can I go ahead? पक्का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ाने जा रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रही हूँ। Exemption from payment of tax on advances received for supply of goods, special provision for payment of tax in case of supply of goods। अगर मैं ऊपर का प्रोविजन समझ के आऊं तो ऊपर का प्रोविजन क्या बोलता है? डेट ऑफ इनवॉइस
सेकेंड, लास्ट डेट ऑफ रेजिंग इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। हमने पढ़ा ये चीज। अज्यूम करो मैंने कोई माल भेजा नहीं, कोई इनवॉइस हुआ नहीं, क्योंकि माल हमने तो समझ ही नहीं, यहाँ पे 31 बोलता है जैसे ही फैक्ट्री से माल निकल रहा है इनवॉइस आना ही चाहिए। अगर ओनरशिप दी है या ओनरशिप नहीं दी है, अगर ओनरशिप दी है तो डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के पहले इनवॉइस रेज करो। अगर ओनरशिप नहीं दी है तो रिमूवल है, रिमूवल के पहले इनवॉइस रेज करो। मतलब आपके यहाँ से माल निकला तो इनवॉइस तो इशू होना ही चाहिए। अज्यूम करो कुछ भी नहीं हुआ पर बंदे ने मुझे एडवांस दे दिया। क्या दे दिया? एडवांस पेमेंट दे दिया। तो अगर सपोज मैं डेट्स डालूं, यहाँ पे सपोज मैं डेट्स डालूं, मुझे 3 जुलाई को एडवांस आ गया, पहले ही पैसा आ गया, नहीं दिख रहा है, रुको, मेरे को 3 जुलाई को एडवांस आ गया और मैंने इनवॉइस कब रेज किया? 15 अगस्त को। 15 अगस्त को रेज किया और मुझे रेज भी 15 अगस्त तक ही करना चाहिए था, तो कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं अभी जो पढ़ के आई हूं उसके हिसाब से देखूं तो विच एवर इज अर्लियर मतलब 3 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर मतलब 3 जुलाई। आई होप विथ मी, यस और नो? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तो 3 जुलाई मेरा क्या हुआ? टाइम ऑफ सप्लाई है, तो मेरा 20 अगस्त क्या हो जाएगा? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। अभी तक जितना हमने समझा है उस पे आपको ये पॉइंट समझा कि नहीं समझा? अभी तक जितना मैंने समझाया है आपको उससे पे ये पॉइंट समझा कि नहीं समझा? राइट। बट यहां पे एक एग्जाम्शन आया है। एग्जाम्शन, वापस हेडिंग पढ़ रही हूं, फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन एडवांसेस रिसीव्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। समझना, टाइम ऑफ सप्लाई इज लिंक्ड विद पेमेंट ऑफ टैक्स। हमने पढ़ाई, अभी हम पढ़ के आई है कि टाइम ऑफ सप्लाई को किससे लिंक किया है? पेमेंट ऑफ टैक्स से लिंक किया है। In exercise of the power conferred by section 148, the central government on the recommendation of GST Council has issued a notification number, ये नंबर याद करना है, 66/17 dated so and so, to specify that a registered person excluding composition supplier should pay GST on the outward supply of goods at the time of supply as specified in section 12(2)(a), that is the date of issue of invoice or the last date on which invoice ought to has been issued in terms of section 31, including the situation covered in section 14. इन सिंपल वर्ड, सिंपल मैं बताती हूँ इन्होंने क्या बोला है। नोटिफिकेशन नंबर 66 ने बोला है गुड्स के केस में ये थर्ड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। गुड्स के केस में ये थर्ड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ये दो ही देखा जाएगा, ये दो ही देखा जाएगा, इनवॉइस डेट या लास्ट डेट ऑफ रेजिंग द इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। पढ़ती हूँ नीचे, इन सिंपल वर्ड्स, ऑल टैक्स पेयर्स except composition suppliers are exempted from paying GST at the time of receipt of advance in relating to supply of goods। अगर मैं ये एग्जाम्पल बताती हूँ उसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर मैं ये एग्जाम्पल से जाऊं तो मेरा एडवांस पहले आ गया था, एडवांस मेरे को 3 जुलाई को आ गया था, 3 जुलाई में टाइम सप्लाई मान लेती तो मुझे 20 अगस्त को टैक्स पे करना पड़ता। पर इनका कहना है इन केस ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ गुड्स नोटिफिकेशन नंबर 66 ने बोल दिया हम इस वाले पॉइंट को लेंगे ही नहीं, हम इस वाले पॉइंट को कंसिडर करेंगे ही नहीं। डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ रेजिंग द इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। लॉजिक बताती हूँ यार, गुड्स के केस में ना एडवांस का बहुत नॉर्मल काम है, चलता रहता है, पैसा लेना देना चलता रहता है। अब उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई का ध्यान देंगे ना तो बंदा बहुत परेशान हो जाएगा। तो उनका क्या कहना है, ठीक है ना, एक काम करो, आप क्या करो, आप इनवॉइस पे काम करो, आप पेमेंट को इग्नोर मार दो। क्या लिखा है?
the entire GST will be payable only when the invoice for supply of such goods is issued or ought to have been issued. मतलब actual date of invoice देख लो या कब invoice raise हो जाना चाहिए लास्ट वो देख लो, whichever is earlier. Am I clear? देखो यहां तक समझा कि नहीं समझा? वापस समझाती हूँ, देखो वापस समझाती हूँ. फिर आपके मन में पॉइंट आएगा कि मैम फिर पढ़ाया ही क्यों पढ़ाया? सीधे ये प्रोविजन डालने की जरूरत है. बॉस वो सेक्शन है, वो एक्ट है, ये नोटिफिकेशन है. एक्ट के बाद नोटिफिकेशन आते हैं. तो आज मुझे अगर एक्ट में अमेंडमेंट से एक्ट पहले आया था तो एक्ट ये आया था, एक्ट में ये 3 पॉइंट आए थे. अब मुझे अगर इस सेक्शन को चेंज करना है, एक्ट को चेंज करना है. एक्ट को चेंज करना इजी नहीं होता है. यू हैव टू पुट बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है, तब जाके प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, तब जाके एक्ट में चेंज आता है. तो मुझे क्या लगा, एक्ट को मत टच करो, मैं नोटिफिकेशन डाल देती हूँ. और गवर्नमेंट को सेक्शन ने मतलब एक्ट ने ही पावर दिया है कि ओके आप चाहो तो आप नोटिफिकेशन इशू कर दो और एक्ट की बात को बाजू में रख देना. एक्ट ने ही पावर दिया है. तो इस सेक्शन तो था, फिर नोटिफिकेशन आया. तो नोटिफिकेशन क्या बोलता है कि बस गुड्स के केस में हम एडवांसेस को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे. हम डेट ऑफ पेमेंट को कंसिडर करेंगे ही नहीं. सिंपल हम क्या देखेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ रेजिंग इनवॉइस whichever is earlier. Am I clear? और किसने बोला है, नोटिफिकेशन नंबर 66/17. अब देखो हमने एक और चीज पढ़ी यहाँ पे, स्पेसिफाई दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग कंपोजिशन सप्लायर. मतलब ये वाला प्रोविजन कंपोजिशन सप्लायर पे नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा, पढ़ते हैं. अ कंपोजिशन सप्लायर हैज टू पे टैक्स in lieu of tax payable by him, an amount calculated at the prescribed rate. हमने कंपोजिशन का पढ़ा है ना, 1%, 5%, 1% पढ़ के आए हैं. मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट, ट्रेडर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ओके. और वो किस पे पे करता है, टर्नओवर पे पे करता है. और वो कब पे करता है, क्वार्टरली पे करता है. हम सब पढ़ के आए हैं. क्या लिखा है, अ कंपोजिशन सप्लायर हैज टू पे इन lieu of tax payable by him an amount calculated at the prescribed rate applied to his turnover in the state or union territory for a quarter. Therefore, the composition supplier is not required to pay tax on advance. वो तो ऐसे भी एडवांस पे पे करता ही नहीं है, वो तो उस क्वार्टर के टैक्स पे करता है, सॉरी उस क्वार्टर के टर्नओवर पे टैक्स पे करता है. वो देखता ही नहीं है कि क्या इनवॉइस है और क्या पेमेंट मिला है. The composition supplier is not required to pay any tax on advance received at the same time, does not form part of taxable supplies, in turn does not form part of turnover. Hence हम तो basically हम तो उस फॉलो ही नहीं कर रहे हैं. कंपोजिशन वाला तो 12(2)(a) को फॉलो ही नहीं करता है. समझ में आ रहा है? कंपोजिशन वाला तो 12(2)(a) को तो फॉलो ही नहीं करता. वो तो क्या बोलता है, इनवॉइस पेमेंट तो मुझे देखना ही नहीं है, उस क्वार्टर का टर्नओवर देखना है, उस क्वार्टर के टर्नओवर के हिसाब से जो रेट है उस रेट पे मैं आपको कंपोजिट टैक्स पे कर दूंगा. एम आई क्लियर? समझा? कोई प्रॉब्लम? तो इन शॉर्ट अगर आप 12(2)(a) बोलोगे, क्या बोलोगे, 12(2)(a), 12(2) नहीं 12(2). तो 12(2) बोलता है सिंपल, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ रेजिंग द इनवॉइस whichever is earlier. In case of FCM, in case of 12(2), it is date of invoice or last date of raising the invoice whichever is earlier. Date of payment को आप कंसिडर नहीं करोगे because of notification number 66/2017. Am I very clear? Am I very clear? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? समझा बॉस, ये इंपॉर्टेंट है. बच्चा क्या करता है, इन नोटिफिकेशन को ध्यान नहीं रखता है और सीधे तीनों डेट्स को देख के जो whichever earlier लेके आ जाता है. देखो इसमें देखते हैं थर्ड वाले केस में,
रिमूव कब किया? 4/11। तो रिमूवल के टाइम तक या उसके पहले इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए। इनवॉइस कब रेज किया? 4/11। डेट व्हेन गुड्स मेड अवेलेबल, गुड्स सामने लेके बस कब पहुंचा? 6/11। पेमेंट कब आया? 1 अक्टूबर को। फर्स्ट एंड सेकंड होमवर्क है, तो क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क ही है, मैं से थर्ड सिनेरियो समझा रही हूँ आपको। कौन सा सिनेरियो समझा रही? थर्ड। अगर आपको प्रोविजन ध्यान नहीं रहेगा ना, तो इनवॉइस कब रेज हो जाना चाहिए था? लास्ट डेट 4/11 की, राइट। एक्चुअल डेट भी क्या है? 4/11 ही है। पेमेंट क्या है? 1 अक्टूबर है। आप क्या करोगे? विच एवर अर्लियर में ये लेके आ जाओगे। तो बॉस एग्जाम में लिख के क्या होगे सुनना, एग्जाम में बोलोगे यस सेक्शन 12 बोलता है, 12 सबसेक्शन 2 बोलता है, विच एवर इज अर्लियर बोलता है। तो देखा जाए तो विच एवर इज अर्लियर दिस, बट देन मेरा नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 बोलता है कि हमको इसको कंसिडर करना ही नहीं है, हमें डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ रेजिंग ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर वो लेना, तो हमको यही दो कंसिडर करना है। बॉस आप सीधे ये आंसर देके नहीं आ सकते हो, you have to first specify that yes basically 12/2। see अगर मैं थोड़ा सा बताऊं ना, तो प्रोविजन ऐसे देकर रखा है, ये दोनों को 12/2A में लिखा है और इसको 12/2B देके रखा है। 12/2A क्या बोलता है? इनवॉइस और लास्ट ऑफ रेजिंग इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, एंड 12/2B क्या बोलता है? डेट ऑफ पेमेंट। तो विच देखा जाए तो दो ही पॉइंट है, पर मैंने 3 पॉइंट इसलिए कर दिया कि लाइफ इजी हो जाती है, हमको इतना डेप्थ में जाके एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, हमें क्लियर। बट इन्होंने क्या बोला है? इसको भूल जाओ, सिर्फ 12/2A लगेगा। और 12/2A में कितनी चीजें दी? दो। कौन सी दो? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट व्हेन द इनवॉइस ऑट टू हैज बीन इशूड। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? कोई कंफ्यूजन प्लीज बताओ मुझे, कोई कंफ्यूजन है क्या? बच्चा यहाँ गलती करके आ रहा है, ये नोटिफिकेशन नंबर याद ही नहीं रखते हो तुम लोग। इन शॉर्ट 12/2 के केस में, एफसीएम के केस में, गुड्स के केस में डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ रेजिंग द इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। क्लियर? ऑल क्लियर? देखो ये डायग्राम आईसीएआई का है और कितना अच्छे से डायग्राम दिया है। टाइम ऑफ सप्लाई, पहले रब करती हूँ, थोड़ा सा बहुत खिचड़ी हो गई है। ऊपर का क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, यहाँ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब होमवर्क डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके ओके। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज एज पर सेक्शन 12, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31, date on which payment is recorded in the books of supplier, date on which payment is credited whichever is earlier। normally ये है special provision under section 148 for payment of tax in case of goods, GST to be paid at the time of supply as specified in 12/2A। ये 12/2A है और ये दोनों 12/2B में है। इन्होंने पेमेंट की डेट को 2 में कर दिया, तो 12/2A क्या बोलता है? Date of invoice or last date of raising the invoice effectively in case of goods, no GST will be payable on advances received for supply of goods। ये एक डायग्राम is sufficient to recall full 12/2। ये डायग्राम अपनी एक बुक में, टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर डायग्राम में खत्म कर देना अपनी बुक में, अपने नोट्स बनाओ। बॉस मैंने आपको बोला है हर चैप्टर का फ्लो चार्ट बनाने की हैबिट डालो, हर चैप्टर का समरी नोट्स बनाने की हैबिट डालो। मैं क्लियर? हर चैप्टर का समरी नोट्स बनाने की हैबिट डालनी चाहिए। Am I clear? I hope is this diagram clear? Is this diagram very 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 clear? See basically मैंने कहा नोटिफिकेशन यही है कि गुड्स के केस में एडवांसेस चलता रहता है, मतलब पैसे का इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन चलता है ना, पैसा देते रहना, एडवांस देते रहना। अब उस पे अगर आप सामने वाले को बोलोगे ना कि आप क्या बोलते हैं क्या निकालो, टाइम सप्लाई निकालो, तो सप्लायर विल गेट इरिटेटेड।
गुड्स इंडस्ट्री में मूवमेंट ऑफ कैश इतना ज्यादा है ना कि इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप उस पे उनको टाइम ऑफ सप्लाई बढ़वाओ. गेटिंग माई पॉइंट? आई होप विथ मी. सपोज आज मैं सप्लायर हूँ, आप रेसिपेंट हो, और आपने मुझे बोला कि यार मैम ये माल चाहिए, और आपने मुझे आज एडवांस दे दिया, फिर कल भी थोड़ा एडवांस दे दिया, और मैं माल भिजवा रही हूँ, अभी तो मैंने माल भिजवाया ही नहीं है, भिजवा रही हूँ. अब मैं लो, तो इन दैट केस तो अपना इश्यू हो जाएगा ना यार. मैं माल जब भिजवा दूंगी तब मैं इनवॉइस रेज करूंगी. आप बीच बीच मुझे पेमेंट करे जा रहे हो, एडवांस दिए जा रहे हो, मैं कब तक ट्रैक रखूंगी, कब तक मैं उस पे जीएसटी पे करती रहूंगी. क्लियर? क्लियर? सी क्या होता है, प्रोविजन आ जाते हैं, फिर प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं. प्रैक्टिकल इश्यूज जब आते हैं ना तो डिपार्टमेंट को पता चलता है कि पीपल आर फेसिंग द प्रॉब्लम, फिर उनको नोटिफिकेशंस लाने पड़ते हैं. क्लियर? एम आई क्लियर? ओके. 12(2) क्लियर. अब आते हैं 12(3) पे. किस पे आते हैं? 12(3). 12(3) कब लगेगा? जब RCM लगेगा, मतलब हु हैव टू पे टैक्स? रेसिपेंट. 12(3) कब लगेगा? जब रेसिपेंट को टैक्स पे करना है. सप्लाई ऑफ गुड्स, सी इट इज ओनली गुड्स. सेक्शन 12 डील्स ओनली विद गुड्स. सेक्शन 12 डील्स ओनली विद गुड्स that are taxable under reverse charge. तो क्या बोला है, मतलब यहाँ किसको टैक्स भरना है? रेसिपेंट को. तो हम जब पेमेंट की बात भी करेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे? रेसिपेंट को. और रेसिपेंट को पेमेंट करना है तो उसका बैंक अकाउंट क्या होगा? जल्दी बताओ. रेसिपेंट को पेमेंट करना है तो उसका बैंक अकाउंट क्या होगा? बताओ, बोलो बोलो, आंसर आंसर आंसर. परफेक्ट. डेबिट. क्या लिखा है? डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड, जिस दिन रेसिपेंट को गुड्स मिल गए वो दिन, और द डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द रेसिपेंट, or the date on which same is debited in the bank account, whichever is earlier. And third, date immediately following 30 days from the date of issue of invoice. समझना, जिस दिन रेसिपेंट को माल मिल गया वो दिन, या डेट ऑफ पेमेंट. डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा? जब उसने अपने बुक्स में पेमेंट की एंट्री कर दी हो, या उसका बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, whichever is earlier. या थर्ड, इनवॉइस रेज करने के 31st डे, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज. डेट इमीडिएटली फॉलोइंग मतलब 30 डेज का मतलब 30 का नेक्स्ट डे, मतलब 31 डे, 31st डे. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? क्या बोला है? रेसिपेंट को जब टैक्स पे करना है, जब क्या लग रहा है? RCM लग रहा है. किसको टैक्स पे करना है? रेसिपेंट को टैक्स पे करना है. 3 डेज दिए, विच एवर इज अर्लियर, जब रेसिपेंट को माल मिल जाए. एम आई क्लियर? यस. सेकेंडली, जब रेसिपेंट ने का डेट ऑफ पेमेंट, तो रेसिपेंट का डेट ऑफ पेमेंट मतलब जब रेसिपेंट की बुक्स में पेमेंट की एंट्री हो गई हो, या उसका बैंक डेबिट हो गया हो, विच एवर इज अर्लियर. या 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर. इनवॉइस का इशू कौन इशू करेगा? सप्लायर इशू करेगा. सप्लायर ने जिस दिन इनवॉइस क्या किया, इशू किया. सिंपल, मैं आपको लॉजिक बताती हूँ इसका. ये थर्ड पॉइंट क्यों दिया है, आपके मन में आना चाहिए था. आपके पास माल आ जाए या आप सामने वाले को पेमेंट कर दो, whichever is earlier. अब लोग है ना चोरी करते हैं यार. सपोज सामने वाले ने माल भिजवाया, मेरे पास आ भी गया, तो मैंने बताया ही नहीं कि मैंने माल मेरे पास आ गया है, मेरे हाथ में, मैंने छुपा दिया. मैंने पेमेंट कर भी दिया, पर मैंने अंडर द टेबल पेमेंट कर दिया. Am I clear? Getting my point? तो वो भी नहीं हुआ, तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? भैया आप तो पेमेंट भी नहीं बता रहे हो, और मैं रेसिपेंट बोल रही हूँ कि मेरे पास माल भी नहीं आया, तो मैं टैक्स क्यों भरूं? इस केस में जिस दिन उस बंदे ने क्या किया, इनवॉइस इशू किया, उसका 31st डे, तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम वो इनवॉइस भी क्यों इशू करेगा? तो बॉस, फ्रॉड ही करना है तो फिर पेपर वर्क करो ही मत. फ्रॉड ही करना है तो पेपर वर्क की बात ही नहीं आती है. यहाँ मैं देखो, फ्रॉड वालों के लिए कोई प्रोविजन नहीं होता है. जिसको चोरी करनी है उसके लिए कोई ताला होता है क्या? ताला तो हमारे भी जैसे लोगों के लिए होता है. जिसको चोरी करनी है उसको सारे ताले खोलने आते हैं, हमको नहीं आते हैं. तो जिसको चोरी करनी है उसके कैसे चोरी करनी है वो मालूम है. मैं तो यहाँ बात क्या कर रही हूँ, जो चोरी नहीं कर रहा है. चलो मैं अगर ऐसा भी एग्जाम्पल दूं,
कि यार सपोज मैंने इनवॉइस, मैं सप्लायर हूँ, आप रिसिपेंट हो, मैंने आज माल निकाला, मैंने इनवॉइस रेज कर दिया, अब माल जाके, अभी जैसे लॉकडाउन ही चल रहा है, चलो ये अनलॉक हो भी गया है, पर सपोज लॉकडाउन चल रहा था और मैंने आज इनवॉइस इशू किया, माल निकाला और बॉर्डर पे जाके ट्रक रोक दी, लॉकडाउन था, सब मूवमेंट बंद कर दिया, कोई आवक नहीं, कोई जावक नहीं, कोई ट्रेन, कोई ट्रक का आना जाना नहीं है। अब उस केस में इशू क्या हुआ, मैंने तो माल रवाना किया, आपके पास माल पहुंचा नहीं, फिर आपके पास माल पहुंचा नहीं तो आपने पेमेंट भी नहीं किया, आप बोलो भैया जब माल पहुंच जाएगा जब मैं पेमेंट कर दूंगा, राइट, राइट और नॉट। अब डिपार्टमेंट का नुकसान हो रहा है ना, डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, ये लॉकडाउन तो पता नहीं कितने दिन चलेगा, पता नहीं माल आपके पास कब पहुंचेगा, पता नहीं आप इसको पेमेंट कब करोगे, इस जगह मुझे पैसा कब मिलेगा, इसलिए डिपार्टमेंट ने थर्ड पॉइंट भी लगा दिया कि जिस दिन इनवॉइस क्या हुआ है, रेज हुआ है, उसका 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, आज अगर इनवॉइस इशू हुआ है तो आज से 31st डे। एम आई क्लियर? समझा थर्ड पॉइंट डालने का लॉजिक? नहीं तो नॉर्मली फर्स्ट 2 पॉइंट ही होना चाहिए था, माल आया या पैसा दिया, विच एवर इज अर्लियर, पर थर्ड पॉइंट डालना जरूरी था। एम आई क्लियर? ये पॉइंट समझा, ये पॉइंट समझा, आरसीएम वाला पॉइंट समझा, समझा कि नहीं समझा? आगे इसी में, if it is not possible to determine the time of supply by using this parameters, अगर assume करो ऊपर की तीनों इंफॉर्मेशन नहीं है, then the time of supply will be the date of entry of books in the books, entry of goods in the books of accounts or recipient of, am I clear? ना जिस दिन माल आया, जब आपकी फैक्ट्री में माल आता है तो आप सब एंट्री करते हो ना कि आज माल आया है, आपका रजिस्टर बनता है बॉस, सब रजिस्टर्स होते हैं कि माल आया, माल की डेट डालो, कौन सा ट्रक नंबर आया है, सब चीज इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, पर अज्यूम करो ऊपर की तीनों इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में जिस दिन आप अपनी बुक्स में एंट्री करोगे गुड्स की, वो दिन मैं मान लूंगा टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि देखो गुड्स की एंट्री तो आप करोगे, क्यों नहीं करोगे, परचेस किया तो दिखाओगे, क्योंकि परचेस नहीं दिखाओगे जीपी बढ़ जाएगा, जीपी बढ़ जाएगा तो एनपी बढ़ जाएगा, एनपी बढ़ जाएगा तो इनकम टैक्स बढ़ जाएगा ना। समझ में आया? मतलब डिपार्टमेंट ने थोड़ा स्मार्टनेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी चोरी पकड़ लूं मैं, तो एसएससी को क्या लगा, ऊपर का 3 डिटेल मैं दूंगा नहीं, पर मैं बुक्स में दिखा दूंगा कि मेरे पास माल आ गया है और मैं इनकम टैक्स भी बचा लूंगा, ऊपर का करके मैं जीएसटी भी बचा लूंगा। समझा कि नहीं समझा? समझा? मैं क्लियर? तो पीपल स्मार्ट, मतलब आजकल डिपार्टमेंट कर ही क्या रहा है, मतलब सारे के सारे टैक्सेस अब पैन बेस होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? पैन बेस। तो पैन बेस होने का प्लस पॉइंट क्या होगा डिपार्टमेंट को, एक पैन से आप जो जो डीलिंग करोगे ना, वो सब डिटेल्स उनके पास पहुंच जाएगी, ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। आप प्लॉट खरीदोगे, आप घर खरीदो, आप जो खरीदोगे आपको पैन डिटेल्स देनी पड़ेगी ऑटोमेटिकली। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि इस पैन नंबर से इतनी प्रॉपर्टी का खरीदा गया है। फिर वो रिवर्स कैलकुलेशन कि भैया इतनी की प्रॉपर्टी खरीदी है तो इनकम कितनी होनी चाहिए, इनकम बुक्स में दिखाई कितनी है, ये सब समझ में आया? यहां तक समझ में आया? S12 क्लियर? S12 क्लियर? आंसर करो। S12 क्लियर? 12 कब लगेगा इन केस ऑफ RCM? 12 कब लगेगा इन केस ऑफ RCM? 3 डेट्स दी, जिस दिन गुड्स मिल गए, या डेट ऑफ पेमेंट, या 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? देखो यहां पे एक क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रही हूं। सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन RCM टू बिजिंग कंपनी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। ओके, इनवॉइस कब इशू किया? 3rd जून। 3rd जून ना, समझना। 4th 5th 6th 7th 8th कुछ कैलकुलेशन करके बता रही हूं, एक नोट लिखेंगे अपन। 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1st 2nd 3rd मई को मेरे 30 दिन पूरे होने वाले हैं। 3rd मई को, समझना, जून 3rd को आप इंक्लूड नहीं करोगे, ये एक बेसिक रूल है।
ये एक बेसिक रूल है कि जिस दिन से काउंटिंग की बात करिए वो दिन इंक्लूड नहीं होता है। आज इनवॉइस रेज किया, प्लीज यहां गलती कर दोगे तुम्हारा एक दिन की गलती हो जाएगी। जून 3 को आपने इनवॉइस रेज किया, डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, जून 3। जून 3 को भूल जाओ, 4 जून से कैलकुलेट करो। मतलब 4th 5th 6th 7th 8th। सी मेरे फिंगर्स पे मैंने 15 मांगे, एक पे मैं 3 मांग के चलती हूँ तो 5 फिंगर्स पे 15 हो जाते हैं। 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27 28 29 30 June is 30 first सेकेंड थर्ड। ओके नहीं कुछ गलती हो गई, क्या गलती हो रही है यहाँ पे, मे कैलकुलेशन में 4th मे को इनवॉइस रेज किया, सॉरी 4th मे को इनवॉइस रेज किया है तो 5th 6th 7th 8th 9th 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 24 25 26 27 28 29 30 31st फर्स्ट सेकेंड थर्ड। am I clear? थर्ड जून को 30th डे एक्सपायर हो जाएंगे, मतलब 4th जून मेरा क्या हो जाएगा, 31st डे। am I clear? क्या लिखा है, 30 days from the date of issuance of invoices 3rd जून। 4th में बोला है मैंने, 4th में को इंक्लूड नहीं किया है, 5th में से स्टार्ट किया है। ये एक थंब रूल है, ये क्या है, एक थंब रूल है। आप जिस दिन से कैलकुलेशन बोलते हो उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट करते हो। am I clear? am I clear? थंब रूल दिमाग में रखना, डोंट इंक्लूड फोर्थ में नहीं, फिफ्थ में, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30 31st 1st 2nd 3rd June is my 30 days and I have started from 5th May plus 30 days is 3rd June, तो मेरा 31st डे क्या हो जाएगा, 4th जून। तो प्लीज ऊपर एक नोट डालो, ऊपर एक नोट डालो, व्हेन यू से 30 डेज तो आप डेट ऑफ, ये एक थंब रूल है, एक थंब रूल है ये। am I clear? ये बहुत बड़ा एक कॉमन डिस्कशन का पॉइंट चलता रहता है, 4th मे को लू कि 4th मे को नहीं लू। am I clear? देन कंक्लूजन निकला है कि वो डेट नहीं लिया जाएगा अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफिकली बोला गया हो तो। am I clear? am I clear? नोट लिख दो, 30 डेज की जब मैं बात कर रही हूं तो आई वोंट इंक्लूड द डेट ऑफ इनवॉइस, आई स्टार्ट कैलकुलेटिंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे 30 डेज। am I clear? ओके आगे, अगेन क्वेश्चन नंबर 2 इज होमवर्क फॉर यू पीपल। यहाँ पे भी देखो, दिस डायग्राम इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड, date on which payment is recorded in the books of accounts of the recipient, date on which payment is debited in bank account, and 31st day from the date of issue of invoice by the supplier, whichever is earlier. And if above parameters is not available, अगर ये possible नहीं हो रहा है तो जिस दिन recipient अपने बुक्स में गुड्स की एंट्री करता है वो डेट लिया जाएगा। आप कहीं तो फंसी जाओगे, गुड्स की एंट्री मत कर तो फिर जीपी बढ़ा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा, फिर एमपी बढ़ा, फिर इनकम टैक्स पे कर, कहीं तो पकड़ ले लूंगी मैं। am I clear? इस 12/3 क्लियर। अब आते हैं 12/4 पे। 12/4 पे बहुत डेप्थ में 12/4 की नहीं जाएंगे, उतना डेप्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है। वाउचर्स की बात की, किसकी, वाउचर्स की। 12/4 किसकी बात करता है, वाउचर। वाउचर क्या होता है यार, सिंपल, आजकल बहुत कॉमन हो गया बर्थडे गिफ्ट्स में। हमको लगता है यार क्या गिफ्ट दूं यार, कैश अच्छा नहीं लगता है देना, इट डजंट लुक नाइस, और गिफ्ट पसंद आए नहीं आए, यू डोंट नो कि वेदर दे विल लाइक इट और नॉट, वेदर दे नीड इट और नॉट। तो मैंने सोचा लेट मी डू वन थिंग, मैं एक काम करती हूँ, मैं अच्छी सी शॉप का एक वाउचर ला के दे देती हूँ उनको। मैं उनको कोई भी अच्छी शॉप्स का या कोई भी अच्छी शोरूम का एक वाउचर ला के दे देती हूँ, सपोज 5000 का, मैंने 5000 का वाउचर ला के दे दिया उनको। अब वो वाउचर क्या, जिसको तो मैं दूंगी वो जाके उसका अगेंस्ट परचेस करेंगे। am I clear? I hope you getting my point. तो क्वेश्चन ये आता है, इस वाउचर के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाए।
सी डेट, अगर बेसिक प्रॉब्लम बताती हूँ, जब मैंने वाउचर इशू किया, सपोज शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने वाउचर इशू किया है, अब शॉपकीपर में ऐसा है कि यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम दिस वाउचर, और मेरे पास सब कुछ है, घर के आइटम्स भी है, क्लोथिंग भी है, सब कुछ है, am I clear? इन दैट केस अब जिसके पास वाउचर है वो इसके अगेंस्ट क्या आग खरीदेगा मुझे नहीं मालूम, वो शर्ट खरीदेगा कि वो शूज खरीदेगा, क्या वो बुक्स खरीदेगा मुझे नहीं मालूम, और सबके ऊपर जीएसटी का रेट अलग अलग है, सबके ऊपर जीएसटी का रेट अलग अलग है। तो जब मैंने अगर वाउचर इशू किया है उस टाइम पता नहीं है कि उसके अगेंस्ट आप क्या रिडीम करवा सकते, मतलब क्या इशू करवा सकते हो, तो जिस दिन एक्चुअली रिडम्पशन करवाने आएगा वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और अगर मैंने वाउचर पे क्लियरली लिखा है कि आप शर्ट्स ही इशू करवा सकते हो, इसके अगेंस्ट से शर्ट्स ही मिलेंगे, तो मुझे आज जब मैंने वाउचर क्या किया है, इशू किया है, मुझे मालूम है कि इसके अगेंस्ट सामने वाला सिर्फ शर्ट ही परचेस कर सकता है और कुछ परचेस नहीं कर सकता, तो आई नो टुडे ओनली कि क्या जीएसटी का रेट लगाना है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर ही माना जाएगा। सी अगर मुझे एट टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर मुझे पता है कि क्या क्या सामने वाला खरीदेगा, तो जिस दिन इशू होगा वो डेट माना जाएगा, और जिस दिन अगर मुझे पता नहीं है कि वो क्या खरीदने वाला है तो डेट जब वो वाउचर रिडीम करवाने आएगा। एम आई क्लियर? समझा देखो डायग्राम देखो ये, अब मैंने फूड पास दिया है, फूड पास क्या दिया है, फूड पास, अब फूड पास के अगेंस्ट तुम क्या नहीं ले सकते हो यार, सब कुछ ले सकते हो, और फूड पास में सबके फूड्स के रेट अलग अलग है। एनी फूड आइटम कैन बी परचेस्ड, in that case supply is not identifiable at the time of issue of voucher। जब वाउचर इशू किया तब मुझे नहीं पता कि इसके अगेंस्ट बंदा क्या फूड खरीदेगा, तो इस केस में जब वो एक्चुअली रिडीम करवाने आएगा उस वाउचर को, वो डेट ऑफ वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर मैंने शर्ट कूपन्स दिए तो मुझे मालूम है कि इसके अगेंस्ट शर्ट से परचेस हुआ जा सकता है, मतलब आई नो what is going to be issued against this supply, तो जिस दिन मैंने वाउचर क्या किया है, इशू किया गया है, वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एम आई वेरी क्लियर? आंसर, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? आंसर करो, इज दिस क्लियर? प्रैक्टिकली क्या होगा, देखो बच्चों का बहुत डाउट्स आता है, मैम अगर वाउचर रीडिंग करवाने ही नहीं आया तो फिर क्या होगा, मतलब यार ये ना ये प्रैक्टिकल सिनारियो है, तो प्रैक्टिकल सिनारियो को क्योंकि लॉ नहीं बनता है, क्योंकि नॉर्मली तो यार मेरे पास 5,000 का वाउचर रखा है, फॉरगेट 5,000 का, मेरे पास 500 का भी वाउचर रखा होगा तो मैं तो रिडीम करवाऊंगी कि नहीं करवाऊंगी, मतलब वो इज मैड जो रिडीम नहीं करवाएगा। हाँ वैसे जो वाउचर्स आते हैं ना, वो जो ब्यूटी पार्लर्स के, कि आप ये वाउचर है 500 का अगेंस्ट 5,000 पेमेंट, नहीं तो आई वोंट गो, नहीं, इट इज लाइक ट्रैपिंग यू कि आप 5,000 का सर्विस लो मुझसे तो मैं आपको 500 का, तो आप तो मेरे जैसे 5,000 फालतू को निकलवा रहे हो ना, पर वैसी वाली बात नहीं चल रही यहाँ पे। यहाँ पे तो बात क्या चल रही है, मुझे क्लियर वाउचर मिला हुआ है, मुझे अच्छे से शोरूम का वाउचर मिला हुआ है, 1,000 रुपीज का वाउचर मिला हुआ है, वाई विल आई नॉट गो एंड रिडीम? Am I clear? तो बच्चों के दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। Am I clear? I hope you're with me. So that cannot be covered as such over here. उस केस में फिर प्रैक्टिकल सिनेरियो देख के चीजें की जाती है। Clear? Can I go ahead? Can I go ahead? Now come to 12 subsection 5 residual case. If the situation is not covered by any of the provision discussed above, the time of supply मतलब 12(2) से लेके 12(4) तक आप पे कुछ भी कवर नहीं हो रहा, आप कहीं भी नहीं आ रहे हो। इन सिचुएशन इज सी बेसिकली 12(2) से 12(4) की मैं बात करूं, 12(4) तो वाउचर है भूल जाओ, 12(2) से 12(3) की बात करूं तो मेरे को इतना समझ में आता है, इनवॉइस चाहिए, पेमेंट की डेट चाहिए, मतलब प्रॉपरली एंट्री चाहिए, प्रॉपरली एंट्री चाहिए कि आपने इनवॉइस इश्यू किया, जैसे मैं एक ही चीज का हिसाब रखती हूँ कि इस दिन मैंने इनवॉइस रेज किया है, इस दिन मुझे पेमेंट आया है, आई कीप स्मॉल स्मॉल थिंग्स, क्योंकि अगर मैं नहीं रखूंगी तो मैं टैक्स कैसे पे करूंगी, कल अगर सपोज मेरा ऑडिट मुझे करवाती हूँ तो ऑडिट में अगर मैं ऑडिट में मुझे ऑडिटर क्वेश्चन पूछेगा कि इसका इनवॉइस बताओ, इसका पेमेंट बताओ, तो आई हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन विथ मी,
पर अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब मैं क्या कर रही हूं? चोरी। इसका मतलब मैं क्या कर रही हूं? चोरी कर रही हूं। अब मैं क्लियर? तो देखो क्या लिखा है, the situation is not covered by any of the provision discussed above, the time of supply is fixed under subsection 5 of section 12 in the following manner. जब ना आपके पास डिटेल्स ही नहीं है तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? तो 12(5) में जाएगा। 12(5) क्या बोलता है? ड्यू डेट फॉर फाइलिंग of periodical returns or in any other case date on which GST is paid। समझना, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपका ड्यू डेट, और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो ड्यू डेट की बात भी नहीं आएगी। तो फिर आप जिस दिन टैक्स पे करते हो ये आपको बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स देखना, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मतलब चोरी करी आपकी, तो इन्वेस्टिगेशन, चोरी पकड़ी गई आपकी, इन्वेस्टिगेशन है। रिवील्स क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन मतलब सीक्रेटली, चोरी से। क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या है? सीक्रेटली रिमूवल ऑफ गुड्स बाय अ सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ये बंदा रजिस्टर्ड नहीं था और इन्वेस्टिगेशन में समझा कि इसने माल निकाला है। द एविडेंस इज इन द फॉर्म ऑफ नोटिंग। क्या करते पता है ये लोग? ऐसे लोग पेपर पे अपने को पता है, लगता है वो चिंदी है। बिजनेसमैन का देखना, आपके पेरेंट्स अगर बिजनेस में है ना, तो आपके पेरेंट्स, आपके फादर के, आपके मदर की जेब में देखना छोटे छोटे पेपर मिलेंगे। आपको लगेगा वो रद्दी पेपर है, पर ऑनेस्टली वो रद्दी पेपर नहीं, करोड़ों की डीलिंग हो रही है उसमें। आपको लगेगा क्या पापा, क्या मम्मा ये 1 2 3 4 लिख के रखा है, क्या 10 9 8 लिख के रखा है? वो नंबर्स है विच इज एक्चुअली डीलिंग विच दे अंडरस्टैंड बेटर। Am I clear? Am I clear? तो क्या लिखा है? द एविडेंस इज इन द फॉर्म ऑफ नोटिंग, ऑफन अनडेटेड, उसमें डेट भी नहीं होता है। एंड सम कोराबोरेटिव मटेरियल, कुछ और भी मेरे हाथ में इन्वेस्टिगेशन में कुछ लग गया कि कोराबोरेटिव का मतलब सपोर्टिंग। आपने ऑडिट में ही वर्ड पढ़ा होगा, कोराबोरेटिव एविडेंस। कोराबोरेटिव एविडेंस का मतलब एक पेपर मेरे को मिला, उससे रिलेटेड मेरे को एक और पेपर मिल गया जो मुझे इस वाले पेपर को एविडेंस मिल गया। Am I clear? अब चोरी पकड़ी गई, सप्लायर डर गया। सप्लायर बोला वॉलेंट्री पेज टैक्स ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन टू क्लोज द केस। सप्लायर बोला सर चोरी, प्लीज सॉरी, टैक्स भर देता हूं मैं क्लोज करने के लिए। अब इस केस में इनवॉइस की डेट नहीं है, पेमेंट की डेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो ना 12(2) लगेगा, ना 12(3) लगेगा, ना 12(4) लगेगा, 12(5) लगेगा। अब क्या ये बंदा रजिस्टर्ड है? ये बंदा रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब ये बंदा रजिस्टर्ड ही नहीं है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग पीरियोडिकल रिटर्न आएगा ही ना। रिटर्न, रिटर्न मैंने आपको बोला है ना, GSTR 3B इज रिटर्न, GSTR 3B इज रिटर्न एंड रिटर्न इज फाइल से एक और रिटर्न, ईयरली रिटर्न भी होता है, मंथली रिटर्न इज GSTR 3B। फिर आपको इस साल का एक रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है। तो अगर ये बंदा रजिस्टर्ड होता तो उसको मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ता, तो वो जो ड्यू डेट होती वो मैं टाइम ऑफ सप्लाई मान लेती। पर जब भी बंदा रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उसका रिटर्न फाइल करने की बात ही नहीं आती। इस केस में बी वाला पॉइंट लगेगा और बी बोलता है एनी अदर केस, जिस दिन वो पेमेंट कर देता है, the time of supply will be the date on which the tax is paid. As being unregistered, the supplier is not required to file any periodical returns. Am I clear? समझा? अगर वो रजिस्टर होता तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता। तो मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मुझे उस पेपर से मिलती, जो भी डेट में जज कर पाती, अच्छा ये डेट तो पिछले जून का है, तो पिछले जून मतलब पिछले जुलाई का रिटर्न होना चाहिए था, तो वो टाइम में सप्लाई हो जाता। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? समझा? 12(5) क्लियर हुआ? 12(5) क्लियर हुआ? रिप्लाई। पूछो क्वेश्चंस पूछो, डाउट्स मन में। ओके क्लियर? तो 12(5) क्या लिखा है? where periodical return is to be filed, date on which return required to be filed मतलब due date। हाँ, required to be filed का मतलब क्या होता है? due date। in any of the cases जब आपने GST पे किया। last one 12(6) for the day, last one for the day। am I clear? and a very important one, if you remember, जब मैं आपको वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ा रही थी, सेक्शन 15 पढ़ा रही थी, 15(2) पढ़ा रही थी, और 2 के अंदर 15(2)D पढ़ा रही थी, याद आ रहा है? इंटरेस्ट, लेट फी,
पेनल्टी सब वैल्यू में ऐड होगी, याद है? चलो अब यहां समझते हैं, और मैंने आपको तब बोला था टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में मैं इसको वापस लूंगी। सपोज जुलाई मंथ में, ओके, जुलाई मंथ में मैंने गुड्स सप्लाई किया, उसका इनवॉइस 3 जुलाई का था, इनवॉइस ही लेंगे, हमने अभी पढ़ा ना गुड्स के केस में डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ रेजिंग द इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट को हम इग्नोर मारते हैं। 3 जुलाई, सपोज मैंने 1 लाख का माल दिया था, राइट? एम आई क्लियर? और मैंने ये बोला था कि इस 1 लाख के माल पे पेमेंट मुझे 30 अगस्त तक आ जाना चाहिए। कब आ जाना चाहिए? 30 अगस्त तक आ जाना चाहिए, राइट? और 30 अगस्त तक नहीं आएगा तो आपको फिर इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो अज्यूम करो इस केस में मेरे पास पेमेंट आया 15 सितंबर को आया, 15 सितंबर को आया, बंदे से मैंने 1 लाख तो गुड्स के अगेंस्ट लिए प्लस 5,000 मैंने इंटरेस्ट लिया। अभी 1 लाख का तो समझो बॉस, यहां पे आप ये इंपॉर्टेंट है, ये 1 लाख रुपए का जो है इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? इसका टाइम ऑफ सप्लाई इज अज्यूमिंग 12 टू एफसीएम लग रहा है, अज्यूमिंग एफसीएम लग रहा है, तो डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ रेजिंग इनवॉइस, तो मैं अज्यूम कर रही हूं कि मैंने इनवॉइस टाइमली रेज किया था, तो 3 जुलाई इसका क्या हुआ? टाइम ऑफ सप्लाई हुआ। तो 20 अगस्त पे मेरे को टैक्स पे करना है, 20 अगस्त पे मुझे लाख जो भी है, अज्यूमिंग लाख रुपए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मेरे को टैक्स पे करना है। यहां तो कोई प्रॉब्लम है? अब मैं क्लियर? तुम्हें मिले कि नहीं मिले पैसा डिपार्टमेंट को मतलब नहीं, डिपार्टमेंट ने बोला मुझे मेरा पैसा दे दो। अब मैं क्लियर? अब बात आती है इस 5,000 रुपए की। पहली बात, ये 5,000 के लिए हम ये पॉइंट पढ़ के आए कि वैल्यू में ऐड होगा, राइट? दूसरी बात, हमें मान चुके कि 5,000 के अंदर टैक्स का एलिमेंट एडेड होगा, और ये टैक्स का जो एलिमेंट रहेगा उसका परसेंटेज वही होगा जो गुड्स का होगा। अज्यूम करो ये गुड्स पे जीएसटी कितना परसेंट है? 20% है। कितना परसेंट है? 20% है। तो ये 5,000 पे कितना परसेंट है? 120% है। तो 100% कितना? 4166, 4167, 5,000 माइनस 4167 कम्स टू 833 का टैक्स। मैं वैल्यू में कितना ऐड करूंगी? मैं वैल्यू में कितना ऐड करूंगी? आई होप विथ मी। अज्यूम करो ये 1 लाख पे प्लस में 20,000 मैंने क्या किया? जीएसटी ऐड किया, तो 1 लाख प्लस 4167 टोटल कम्स टू 104167, 104167, और 104167 का 20% होता है, 104167 का 20% होता है 20833, टोटल किया तो 1,25,000 आया। क्या ये नंबर में कोई इशू है? पहले बताओ क्या इस नंबर में इशू है? 1 लाख पे 20% कितना होता है? 20,000। 1 लाख पे 20% कितना होता है? 20,000। 4167 का 20% कितना होता है? 833। दोनों मिला के 20,000 प्लस 833 मिला के कितना आएगा? 20833। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? बताओ मुझे पहले, यहां तक कोई कंफ्यूजन बताओ मुझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, एग्जाम में ये आता है, ये पॉइंट आता है, बच्चे यहां गलती करते हैं। Am I clear? जल्दी बताओ, यहां पे कोई कंफ्यूजन है? वापस यू वांट आई गिव सम नंबर्स अगेन। इनवॉइस कब रेज किया मैंने? ओके, 3 जुलाई को इनवॉइस रेज किया 1 लाख का, राइट? उस पे जीएसटी कितना था? 20,000, तो टोटल कितना हुआ? 1,20,000। पेमेंट मैंने बोला था मुझे अगस्त में चाहिए, पेमेंट कब आया? 15 सितंबर को आया। 5,000 का पेमेंट से मैंने इंटरेस्ट लिया, तो इसका देखा जाए तो 4167 एंड 833। अब क्वेश्चन क्या आता है? मैं टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानूं? इसका टाइम ऑफ सप्लाई, ये 20,000 का टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इनवॉइस और डेट लास्ट डेट ऑफ रेजिंग द इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर 12 to A। तो 3 जुलाई मेरा टाइम ऑफ
सप्लाई माना जाएगा, तो मेरा 20 अगस्त इसका ड्यू डेट माना जाएगा। मैं 20 अगस्त को 20,000 पे करूंगी। अब बात 883, बस ये 833 तो मुझे 20 अगस्त को मालूम ही नहीं है कि मेरे को इंटरेस्ट बंदा देगा कि नहीं देगा। हम ऑलरेडी पढ़ चुके वैल्यूएशन चैप्टर में, इंटरेस्ट तभी ऐड होगा जब इंटरेस्ट मिलेगा, नोशनल इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा, एक्चुअल इंटरेस्ट ऐड होगा। Am I clear? तो अगर मुझे क्या मालूम जुलाई में, मुझे क्या मालूम अगस्त में कि बंदा टाइमली पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसने डिले किया तो क्या वो इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा। इसीलिए उन्होंने बोला है इंटरेस्ट के लिए, इन केस ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12 सबसेक्शन 6 लगेगा, और 12 सबसेक्शन 6 बोलता है जिस दिन आपको इंटरेस्ट मिला, जिस दिन मुझे इंटरेस्ट कब मिला, 15 सितंबर को, जिस दिन आपको इंटरेस्ट मिला वो दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आपको 15 सितंबर को इंटरेस्ट मिला है तो 15 सितंबर आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना गया है, तो 20 अक्टूबर को आपको 833 रुपीस का पेमेंट करना है। कोई कंफ्यूजन मुझे बताओ, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर आई हैव 2 डिफरेंट टाइम ऑफ सप्लाई, एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर आई हैव 2 डिफरेंट टाइम ऑफ सप्लाई। कोई कंफ्यूजन मुझे बताओ, जल्दी बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, फाइनल्स पे क्वेश्चन आता है इसमें, तो इंटर पे तो आ ही सकता है, फाइनल्स में बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आता है, इंटर पे तो हाई लेवल के शायद ना आए। देखो मैं इसलिए अलग क्यों निकला, आज 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई रियली डोंट नो, हाउ कैन आई पे टैक्स टुडे। मैं कॉपी कर लो एग्जाम्पल, फटाफट कॉपी कर लो। Clear? Done? Done. Okay, last. प्लीज सब रिप्लाई कर दो जल्दी से। ये छोटी छोटी चीजें पता है, ये एमसीक्यू में आ जाएगा कि 20,000 का टाइम ऑफ सप्लाई किया है, 833 का टाइम ऑफ सप्लाई किया है, अब मैं क्लियर, कैलकुलेशन आ जाएगा। ओके क्लियर। तो 12/6 क्या बोलता है, 12/6 बोलता है, मैंने पूरी कहानी देख रखी है, अगर मैं कहानी का एंड देखू ना, द टाइम ऑफ सप्लाई रिस्पेक्ट ऑफ अफोर्स्ड अमाउंट ऑफ द टैक्सेस शैल बी द डेट ऑन विच सेड अमाउंट इज रिसीव्ड। कब मिला मुझे पैसा, 15 सितंबर को मुझे इंटरेस्ट मिला, तो 15 सितंबर विल बी टाइम सप्लाई फॉर ओनली द टैक्स पोर्शन ऑन द इंटरेस्ट अमाउंट। Am I clear? Am I clear? So by this we are done with, okay, there's illustration. Radha traders sold goods to Sham sales on 6 June. The condition that interest at the rate of 2% per month will be charged if Sham's sales fail to make payment within 15 days of delivery of the goods. Goods were delivered as also the invoice was issued on 6 June. Invoice कब issue कर दिया था, 6 जून। इनवॉइस 6 जून का है, मतलब 20 जुलाई तो गुड्स का ड्यू डेट हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 6 जून। शाम सेल्स पे द कंसेशन फॉर गुड्स ऑन 6 जुलाई, 15 दिन में पेमेंट करना था, उसने 1 महीने बाद पेमेंट किया। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द गुड्स इज अ डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस दैट इज 6 जून, एंड टाइम सप्लाई फॉर एडिशन वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट मींस एडिशन इज वैल्यू रिसीव्ड, अज्यूमिंग कि 6 जुलाई को मुझे बंदे ने पेमेंट भी किया और पेमेंट के साथ 2% इंटरेस्ट का भी पेमेंट किया,
तो वो जो पेमेंट इंटरेस्ट का है उसके लिए 6 जुलाई और गुड्स के लिए 6 जून. Am I clear? Am I clear? Is this clear? Is section 12 very clear? Question number 3 आपके लिए homework है, and then section 13 will take in the next lecture. Am I clear? Sure. कोई problem यहाँ तक? Once we are going really nice. Almost this is the 8th chapter. We are done with introduction to GST. We are done with supply. We are done with charge of GST. We are done with composition scheme. We are done with compose and mix supply. We are done with valuation. We are done with the payment of tax, and we are doing time of supply. Once time of supply is done, next lecture will be exemption, and it's a really important and a big chapter, but very simple. उसमें से प्रॉब्लम क्या आती पता है? बहुत चीजें आपको याद रखनी पड़ती कि ये exempted है, ये exempted नहीं है. Am I clear? Okay, we'll meet in the next lecture. Take care. Bye bye. Enjoy your studies. Okay, bye.